बुर्किना फासो की सफलता ही असली वजह है, जिसकी वजह से आपको वहां जाने से रोका जाता है। यह मैं हूं एक ऐसे देश में जिसे लगभग हर पश्चिमी ट्रैवल एडवाइजरी ने खतरनाक लाल रंग में दिखा रखा है। एक ऐसी जगह जहां दुनिया आपको जाने से रोकना चाहती है, आतंकवाद के नाम पर। सालों तक लोगों ने बुर्किना फासो के बारे में सिर्फ एक ही कहानी सुनी। एक छोटा सा पश्चिमी अफ्रीकी देश जो उग्रवाद के कब्जे में है, जहां जाना खतरनाक है और जो हमेशा अस्थिर रहता है। यही छवि पश्चिमी मीडिया ने बार बार दोहराई, जब तक वही एकमात्र कहानी पूरी दुनिया के दिमाग में बैठ नहीं गई। लेकिन लगभग किसी ने यह नहीं पूछा कि देश को इस तरह क्यों दिखाया जा रहा है, या फिर इस कहानी से फायदा किसे हो रहा है। क्योंकि जिस समय दुनिया को अराजकता की सुर्खियां परोसी जा रही थीं, उसी समय बुर्किना फासो के भीतर कुछ कहीं ज्यादा दिलचस्प घट रहा था। एक युवा नेता सत्ता में उभरा। विदेशी सैनिकों को देश छोड़ने के लिए कहा गया। खनन से जुड़े समझौतों को दोबारा लिखा गया। समुदायों ने खुद अपने गांवों की रक्षा और पुनर्निर्माण शुरू किया। और जिसे कभी कमजोर कहा जाता था, वही राष्ट्र अपने पैरों पर खड़ा होने लगा। एक ऐसे आत्मविश्वास के साथ जैसा अफ्रीका ने दशकों में नहीं देखा था। यह बदलाव न तो किसी ने सोचा था और न ही पुरानी ताकतों को यह पसंद आया। और तभी अचानक उग्रवाद का टैग और तेज कर दिया गया। लेकिन असली बुर्किना फासो क्या है? आइए इसे समझते हैं। लेबल, आरोप और भू राजनीति की बात करने से पहले हमें यह समझना होगा कि पूरी दुनिया को बुर्किना फासो के बारे में सोचने की ट्रेनिंग कैसे दी गई। लगभग एक दशक तक पश्चिमी मीडिया ने इस देश को एक स्थायी युद्ध क्षेत्र के रूप में पेश किया। हमले, विद्रोही समूह और अस्थिरता, बस यही पहचान बना दी गई। कभी इसे एक इतिहास वाले देश के रूप में नहीं दिखाया गया, ना ही इसकी संस्कृति या राजनीतिक विकास पर बात हुई। इसे सिर्फ एक समस्या के रूप में पेश किया गया। यह दोहराव जानबूझकर किया गया था। अगर आप उग्रवाद शब्द को बार बार दोहराते रहें, तो लोग यह पूछना बंद कर देते हैं कि असल में देश के भीतर क्या हो रहा है। वे अपडेट देखना छोड़ देते हैं, वे बारीकियों की परवाह नहीं करते, और धीरे धीरे फैसला अपने आप बन जाता है। बुर्किना फासो बराबर खतरा। यह मानसिक शॉर्टकट बहुत ताकतवर है, और उन लोगों के लिए बहुत फायदेमंद भी जिन्हें अफ्रीका को गलत समझा जाना जरूरी है। सच्चाई यह है कि बुर्किना फासो के लोग शिकायत नहीं कर रहे। शिकायतें हमें वॉशिंगटन से सुनाई देती हैं, और यही अपने आप में सब कुछ बता देता है। अब उस हिस्से पर आते हैं जिसे दुनिया ने कभी रुककर नहीं देखा। यह छवि आई कहां से? कहानी को कंट्रोल किसने किया? और बुर्किना फासो के भीतर कुछ खास राजनीतिक फैसलों के बाद अचानक लहजा इतना क्यों बदल गया? इसे समझने के लिए हमें पीछे जाना होगा, उस समय में जब हालात सच में खराब थे। ग्रामीण इलाकों पर हमले हो रहे थे, सप्लाई के रास्ते कट गए थे, हजारों लोग विस्थापित हुए थे, देश संघर्ष कर रहा था। लेकिन यह संघर्ष अकेले बुर्किना फासो का नहीं था। माली, नाइजर और पूरे साहिल क्षेत्र में सीमाओं के पार विद्रोही फैल रहे थे। फिर भी सबसे कठोर लेबल, सबसे डरावनी सुर्खियां और सबसे काले भविष्य की भविष्यवाणियां सिर्फ बुर्किना फासो के लिए थीं। क्यों? क्योंकि बुर्किना फासो ने वह किया जो दूसरों ने अभी तक नहीं किया था। उसने विदेशी दखल की पूरी संरचना को चुनौती दी। पहला बदलाव तब आया जब देश के लोगों ने वे सवाल उठाने शुरू किए जिन्हें पश्चिमी सरकारें कभी सुनना नहीं चाहती थीं। विदेशी सैनिक सालों से यहाँ क्यों हैं जब हालात में कोई सुधार नहीं हुआ? खनन कंपनियां अरबों बाहर क्यों ले जा रही हैं जब खानों के पास के गांव गरीब ही हैं? हमारी सुरक्षा के फैसले पेरिस, ब्रसेल्स या वॉशिंगटन में क्यों लिए जा रहे हैं, ना कि ओगाडुगु में? यही सवाल एक राष्ट्रीय जागरण की शुरुआत थे। और फिर आए कप्तान इब्राहिम ट्राओरे, एक ऐसा नेता जो नरम कूटनीतिक भाषा लेकर नहीं आया। उसने फ्रांस को सार्वजनिक रूप से चुनौती दी। उसने देश के सोने पर नियंत्रण मांगा। उसने सुरक्षा सहयोग को दोबारा लिखने पर जोर दिया। उसने निर्भरता से इनकार कर दिया। पश्चिमी सरकारों के लिए यह सिर्फ नेतृत्व परिवर्तन नहीं था, यह पूरे सिस्टम के लिए खतरा था। रातों रात सुर्खियों ने बुर्किना फासो को अनियंत्रित, कट्टरपंथी, विद्रोही और अप्रत्याशित बताना शुरू कर दिया। देश ज्यादा खतरनाक नहीं हुआ था, वह सिर्फ कम आज्ञाकारी हुआ था। और भू राजनीति में अक्सर यही सबसे बड़ा अपराध माना जाता है। इसी दौरान एक अजीब बात हुई। बुर्किना फासो के भीतर राष्ट्रीय माहौल बदल गया। लोगों को उम्मीद महसूस होने लगी। युवाओं ने अपने गांवों की रक्षा के लिए नाम लिखवाए। बाजार फिर से जिंदा होने लगे। महीनों से बंद पड़ी सड़कें दोबारा खुलने लगीं। बाहर की दुनिया को अराजकता दिखी, अंदर की दुनिया ने जागृति महसूस की। तो असली सवाल यह है, बुर्किना फासो ने ऐसा क्या किया जिससे पश्चिमी ताकतों की प्रतिक्रिया इतनी तीखी हो गई? असल में बात यह है कि एक समझौता था, एक नियम था, और बुर्किना फासो ने तय किया कि अब वह समझौता उसके हित में नहीं है। उसने उसे खत्म करने की कोशिश की, और यही वह पल था जब कहानी बदल दी गई।
बुर्किना फासो का पश्चिमी देशों के साथ टकराव किसी विचारधारा, भाषणों या गठबंधनों से शुरू नहीं हुआ। यह एक ऐसे फैसले से शुरू हुआ जिसकी उम्मीद पश्चिमी सरकारों को कभी नहीं थी। एक गरीब, जमीन से घिरे अफ्रीकी देश से यह फैसला था अपने मामलों पर खुद नियंत्रण लेने का, बिना किसी से अनुमति मांगे। यह प्रतीकात्मक आज़ादी नहीं थी, यह व्यावहारिक वास्तविक आज़ादी थी। पहला झटका तब लगा जब सरकार ने घोषणा की कि बुर्किना फासो की जमीन से फ्रांसीसी सैनिकों को हटाया जाएगा। कई वर्षों तक फ्रांस ने साहिल क्षेत्र में आतंकवाद से लड़ने के नाम पर सैन्य अड्डे और खुफिया नेटवर्क चलाए, लेकिन उस पूरे समय में असुरक्षा ही बढ़ती चली गई। हमले बढ़े, सीमाएं कमजोर हुईं, पूरे के पूरे गांव नक्शे से गायब हो गए। अरबों की राशि खर्च होने के बावजूद हालात बेहतर नहीं हुए। इसलिए जब इब्राहिम ट्राओरे ने वह सीधा सवाल पूछा, आखिर ये विदेशी सेनाएं यहां कर क्या रही हैं, तो पश्चिमी अधिकारियों ने इसे एक साधारण प्रश्न नहीं समझा। उन्हें इसमें कुछ कहीं ज्यादा खतरनाक दिखाई दिया। एक अफ्रीकी नेता जो बिना शर्त आज्ञा मानने से इनकार कर रहा था। फ्रांसीसी सैनिकों को हटाना सिर्फ एक सैन्य समझौते को तोड़ना नहीं था, इसने दशकों से बनी एक पूरी भू राजनीतिक व्यवस्था को हिला दिया। वे अड्डे सिर्फ हथियारों के ठिकाने नहीं थे, वे प्रभाव और नियंत्रण के केंद्र थे। उनके हटते ही पेरिस बुर्किना फासो की सुरक्षा नीति तय नहीं कर सकता था, अपने हितों को प्राथमिकता नहीं दे सकता था और देश के संसाधनों तक चुपचाप पहुंच बनाए नहीं रख सकता था। कुछ ही हफ्तों बाद दूसरा झटका आया। खनन समझौतों पर फिर से बातचीत शुरू हुई। बुर्किना फासो अफ्रीका के सबसे बड़े सोना उत्पादक देशों में से एक है, लेकिन ऐतिहासिक रूप से इस सोने से होने वाला ज्यादातर मुनाफा विदेशी कंपनियों के पास जाता रहा। जब ट्राओरे ने मांग की कि सोने की कमाई का बड़ा हिस्सा देश के भीतर ही रहे, तो पश्चिमी नेता और कारोबारी वर्ग इसे अपने पुराने आर्थिक विशेषाधिकारों के लिए खतरा मानने लगे। सोना सिर्फ संपत्ति नहीं था, वह दबाव बनाने का हथियार था, और बुर्किना फासो का उसे वापस पाने का प्रयास उस चीज का प्रतीक बन गया जिसे पश्चिमी संस्थाएं अफ्रीकी देशों से कभी स्वीकार नहीं करना चाहती, आर्थिक संप्रभुता। इसके बाद तीसरा झटका आया, सुरक्षा प्रबंधन का एक नया तरीका। बुर्किना फासो ने बाहरी शक्तियों पर निर्भर रहने से इनकार कर दिया। उसने अपनी सुरक्षा व्यवस्था को अंदर से फिर से डिजाइन किया। स्वयं सेवकों को प्रशिक्षित किया गया, सेना का पुनर्गठन किया गया। ऐसे नए साझेदारों की तलाश की गई जो बराबरी के आधार पर काम करने को तैयार हों, न कि आदेश देने के लिए। संदेश बिल्कुल साफ था, अब बुर्किना फासो अपने साझेदार दबाव से नहीं, फायदे के आधार पर चुनेगा। इस बिंदु तक पहुंचते पहुंचते पश्चिम सिर्फ हैरान नहीं था, वह चिंतित हो चुका था। एक ऐसा देश जिसे राजनीतिक रूप से कमजोर और आर्थिक रूप से निर्भर रहना था, अचानक खुद गाड़ी चलाने लगा था। और सबसे बड़ी बात, जनता उसके साथ थी। लोगों का मनोबल बढ़ा, युवाओं की भागीदारी तेज हुई। समुदायों ने बिना विदेशी गैर सरकारी संगठनों का इंतजार किए खुद पुनर्निर्माण शुरू कर दिया। बुर्किना फासो यह साबित कर रहा था कि अफ्रीकी आत्म प्रबंधन न सिर्फ संभव है, बल्कि ज्यादा प्रभावी भी हो सकता है। पुरानी ताकतों के लिए यह सिर्फ एक समस्या नहीं थी, यह एक मिसाल थी, एक मॉडल, एक चिंगारी। अगर बुर्किना फासो पश्चिम के साथ अपने रिश्ते बदलकर आगे बढ़ सकता है, तो माली भी कर सकता है, नाइजर भी कर सकता है, गिनी भी कर सकता है, और फिर पूरे पश्चिमी अफ्रीका में प्रभाव का संतुलन टूट सकता है। यही कारण था कि पश्चिमी मीडिया ने तेजी और आक्रामकता से अपनी कहानी बदल दी। देश को स्वतंत्र नहीं बताया गया, उसे कट्टरपंथी कहा गया, उसे संप्रभु नहीं कहा गया, उसे खतरनाक बताया गया, उसे आत्मनिर्भर नहीं कहा गया, उसे विद्रोही करार दिया गया। लेकिन असली सवाल यह था, विदेशी सेनाओं को हटाने के बाद बुर्किना फासो ने आंतरिक स्थिरता कैसे बनाए रखी। सबसे चौंकाने वाली बात यह रही कि विदेशी सेनाओं के जाने से वह सुरक्षा शून्य पैदा नहीं हुआ, जिसकी चेतावनी पश्चिमी विशेषज्ञ दे रहे थे। इसके उलट हुआ, वर्षों से छोड़े गए इलाकों में फिर से स्थिरता लौटने लगी, और यह किसी गुप्त तकनीक या विदेशी मदद की वजह से नहीं था। यह इसलिए हुआ क्योंकि बुर्किना फासो ने अपनी सबसे बड़ी ताकत को मुक्त कर दिया, अपने लोगों को। निर्णायक मोड़ आया देश की रक्षा के लिए स्वयंसेवक बल के उभार के साथ। ये स्वयंसेवक एक नई सुरक्षा व्यवस्था की रीढ़ बने, जो बाहर से थोपी नहीं गई थी, बल्कि देश के भीतर से बनी थी। वे नक्शे देखने आए बाहरी लोग नहीं थे, वे अपने गांव की रक्षा करने वाले ग्रामीण थे, अपनी फसलों की रक्षा करने वाले किसान थे, डर के बजाय साहस चुनने वाले युवा पुरुष और महिलाएं थे। वे जमीन को जानते थे, छिपे रास्तों को जानते थे, स्थानीय हालात को समझते थे, और सबसे जरूरी बात, वे जानते थे कि कौन अपना है और कौन नहीं। यह जमीनी जानकारी कोई भी विदेशी सेना कभी हासिल नहीं कर सकती, चाहे उसके पास कितनी भी उन्नत तकनीक क्यों न हो। ड्रोन या उपग्रह किसी समुदाय की प्राकृतिक समझ की जगह नहीं ले सकते।
बुर्किना फासो के लोगों के लिए ये स्वयंसेवक रक्षक थे, लेकिन पश्चिमी मीडिया के लिए वे अचानक मिलिशिया बन गए। यह नामकरण तथ्यों पर नहीं, रणनीति पर आधारित था, क्योंकि अगर दुनिया इस मॉडल को सफल मान लेती तो दूसरे अफ्रीकी देश भी इसे अपना सकते थे, और तब विदेशी सेनाओं के पास रुकने का बहाना नहीं बचता। इसी कारण बुर्किना फासो की सरकार और सैन्य नेतृत्व आतंकवाद के खिलाफ लगातार संघर्ष में लगा हुआ है।